नगरीय निकाय के जनप्रतिनिधियों का मानदेय अब 20% बढ़ जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने निवास पर आयोजित महिला नगरीय निकाय के जनप्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए ये घोषणा की। उनकी साफ तौर पर यह घोषणा थी कि नगरीय निकाय के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे मेयर हों, अध्यक्ष हों या पार्षद हों, उनके सबके जो अब तक मानदेय मिलता था उसमें अब अगले महीने से 20% की बढ़ोतरी के साथ उनको मानदेय मिलेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सभी नगरीय निकाय के जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि वो अपने अपने नगरीय निकाय को आत्मनिर्भर बनाएं, अपने आय के साधन बढ़ाएं। नगरीय निकाय को प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि उनको प्रोत्साहन देने के लिए 5 करोड़ रुपए तक नगर निगम और नगर पालिकाओं को दिए जाएंगे। वहीं नगर परिषद को 2 करोड़ रुपए प्रोत्साहन की राशि मिलेगी। कहीं ना कहीं मोहन यादव चाहते हैं कि नगरीय निकाय भी अब आत्मनिर्भर बने, अपनी आय के साधन बढ़ाएं, जिससे कि विकास की तमाम सारी योजनाएं पूरी की जा सकें। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। झारखंड में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, तमाम गठबंधनों की गांठें कमज़ोर होती हुई दिखाई दे रही हैं। ताज़ा मामला कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच के गठबंधन का है। दरअसल मुख्यमंत्री के जन्मदिन के एक दिन बाद कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम मीर और कांग्रेस महिला कांग्रेस की नेत्री अलका लांबा मुख्यमंत्री से मिलने के लिए रविवार को रांची आईं। और रांची में मुलाकात के बाद उन लोगों ने जो बयान दिया, वो बयान ये बता रहा है कि कहीं न कहीं कई बातें ऐसी हैं जो दोनों दलों के बीच आपसी दूरियां तय कर रही हैं। दोनों ने अपने बयान में ये कहा कि हमने 11 सूत्री मांगें जो है वो मुख्यमंत्री के सामने रखी हैं, और उन 11 सूत्री मांगों के अलावा जिस तरह की बातें अलका लांबा ने खास तौर पर कही कि महिलाओं के लिए 50% नौकरियों में निजी और सरकारी नौकरियों में आरक्षण हो, ऐसे समय में इस तरह से 11 सूत्री मांगों को रखना पूरी तरह से बताता है कि कहीं न कहीं कांग्रेस अपनी राजनीति देख रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी राजनीति देख रहा है। और ये पूरे हालात से इतना तो साफ है कि दोनों दलों के बीच अभी बहुत कुछ होना बाकी है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। शंभू बॉर्डर खोले जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान हरियाणा और पंजाब सरकार की तरफ से लिस्ट सौंपी गई ताकि कमेटी बनाई जा सके। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि एम्बुलेंस छात्राओं के लिए और बुजुर्गों के लिए और साथ ही अति आवश्यक सेवाओं के लिए आंशिक रूप से बॉर्डर खोल देना चाहिए। मामले की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हरियाणा सरकार का पक्ष रखा और उन्होंने कई सुप्रीम कोर्ट को सुझाव दिए। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अच्छी बात है कि अगर दोनों राज्य सरकारें मिल बैठ करके इस मामले में कमेटी का गठन कर लेती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आपको बता दें कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने शंभू बॉर्डर को खोलने का आदेश दिया था और कहा था कि 1 हफ्ते के भीतर शंभू बॉर्डर को खोल दिया जाए, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद दोनों राज्य सरकारों से कहा था कि इस मामले में कमेटी गठन करने को लेकर नामों को सुझाएं और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया था। अब देखना होगा जब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अगला सुनवाई करेगा तो उसके बाद दोनों राज्य सरकारों की तरफ से क्या कुछ कदम उठाया जाता है और उसके बाद कोर्ट का क्या आदेश आता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन दिलीप कुमार के साथ गोपाल कृष्ण। हार्ट अटैक आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। कहीं खेलते, कहीं कूदते, कहीं नाचते, कहीं गाते अक्सर लोग मौत के आगोश में समा रहे हैं और लोगों का दिल दगा दे रहा है। राज्य सरकार की स्टेट इमरजेंसी की माने तो पिछले साल 40,000 मामले हार्ट के सामने आए थे और इस बार 47,000 से अधिक मामले सामने आए हैं, यानी प्रतिदिन 223 हार्ट के मरीज सामने आ रहे हैं। इनमें अकेले 20% मामले अकेले अहमदाबाद में सामने आए हैं। पिछले 7 महीनों में हृदय की समस्या के 47,180 मामले दर्ज हुए हैं, जिसके मुताबिक प्रतिदिन 223 हार्ट के मरीज सामने आ रहे हैं। तो प्रति घंटे 9 लोगों के दिल में दर्द हो रहा है।
आपातकालीन सेवा 108 से मिली जानकारी के अनुसार ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं और हैरान करने वाले हैं। इन हार्ट अटैक के मरीजों में सबसे ज़्यादा संख्या युवाओं की है, जो डॉक्टरों के लिए भी चिंता का विषय है। अहमदाबाद में कैमरा पर्सन संजय कोष्टी के साथ अरविंद शर्मा, भारत एक्सप्रेस। हिडेनबर्ग की रिपोर्ट पर बीजेपी ने करारा हमला किया है। बीजेपी ने कहा है कि ये भारतीय शेयर बाजार को हिलाने की कोशिश की गई है। उन्होंने साफ साफ कहा कि कांग्रेस टूलकिट की तरह इस्तेमाल कर रही है और राहुल गांधी कहीं न कहीं शेयर बाजार को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सोचने वाली बात है कि शनिवार को हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आती है और सोमवार को शेयर मार्केट धड़ाम से गिरता है। जाहिर सी बात है ये कहीं न कहीं जॉर्ज सोरोस और विदेशी शॉर्ट सेलर कंपनियों की एक साजिश का हिस्सा है। गौरतलब है कि शनिवार को हिडेनबर्ग की रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया था कि सेबी जो नियामक संस्था है शेयर बाजार की, उसके चेयरमैन और उनके पति ने एक ऑफशोर कंपनी में भारी निवेश किया था, जिसमें गौतम अडानी के छोटे भाई ने भी बड़ी जोर से बिकवाली की थी। इस आधार पर हिडेनबर्ग ने कहा था कि कहीं न कहीं इस मामले में प्रॉपर्टी का हिस्सा है, लेकिन सेबी के चेयरमैन ने साफ साफ कहा था कि इन्होंने ये निवेश तब किया था जब वो प्राइवेट एंटिटी थे, यानी उनका सेबी में से कोई लेना देना या सेबी में मेंबर तक नहीं थे। जाहिर सी बात है इस मुद्दे पर कांग्रेस चाहती है जेपीसी की डिमांड कर रही, लेकिन बीजेपी ने साफ साफ कहा है कि जेपीसी की डिमांड कांग्रेस पार्टी इसलिए कर रही है कि इस पर रायता फैलाया जा सके और शेयर मार्केट में कहीं न कहीं अराजकता पैदा की कोशिश हो रही है। कमलेश सिंह, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर पूर्ण भरोसा जताया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि नीतीश कुमार मुसलमानों के खिलाफ कोई निर्णय ले ही नहीं सकते हैं और वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर जो सवाल खड़े हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गंभीर हैं और काफ़ी विचार विमर्श के बाद निर्णय लेंगे। जमा खान ने पटना में प्रेस को संबोधित करते हुए अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कई योजनाओं का हवाला देते हुए साफ तौर पे कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अल्पसंख्यकों के हितों का खासा ख्याल रखते हैं और उसी के मद्देनज़र कई योजनाओं की शुरुआत हुई है और आगे भी होगी। कुल मिला के जमा खान ने नीतीश कुमार की ओर इशारा करते हुए साफ तौर पे कहा कि संसद में जिस अंदाज में वक्फ बोर्ड को लेकर संशोधन विधेयक आया है उसके बाद जेडीयू के मुखिया होने के नाते नीतीश कुमार गंभीर हैं। वो इस बाबत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिल चुके हैं और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि जो न्याय संगत निर्णय होगा वही पार्टी लेगी और इस मुद्दे पर नीतीश कुमार ने मुसलमानों के साथ होने का हवाला दिया है। मतलब साफ है कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने बिहार के मुसलमानों के हितों की रक्षा का जिम्मा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दे दिया है और अब इस मुद्दे पर जो निर्णय नीतीश कुमार का होगा, जमा खान के मुताबिक बिहार के मुसलमान उसी को स्वीकार करेंगे। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। मराठा आरक्षण की मांग का मुख्य चेहरा रहे मनोज जरांगे पाटिल विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इसके बाद महाविकास अघाड़ी और महायुति दोनों की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि मनोज जरांगे पाटिल ने कहा है कि महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं और ऐसे में इस बार जब विधानसभा चुनाव होगा तो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर मराठी उम्मीदवार जीत कर आएंगे। अन्य आरक्षित सीटों पर अन्य जाति के उम्मीदवार निर्वाचित होंगे। मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं, इस पर फैसला 29 अगस्त को होगा। ऐसे में जिस तरीके से मनोज जरांगे पाटिल ने जिस बात को नकारा नहीं है, अब ये देखना होगा कि 29 अगस्त को मनोज जरांगे पाटिल की तरफ से क्या कुछ फैसला लिया जाएगा। वहीं शरद पवार ने आरक्षण के मुद्दे को लेकर कहा है कि मराठा और ओबीसी दोनों आरक्षण पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए, जिसमें आरक्षण को लेकर फैसला होगा। अब ऐसे में ये देखना होगा कि आगे मनोज जरांगे पाटिल जिस तरीके से विधानसभा चुनाव लड़ने की रणनीति बना रहे हैं, उससे महायुति या फिर महाविकास अघाड़ी को कितना नुकसान होगा। कैमरामैन घनश्याम के साथ मैं आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। 15 अगस्त को दिल्ली में झंडा कौन फहराएगा, इसको लेकर के एक खबर आई थी, जिसमें ये कहा गया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एलजी यानी दिल्ली के उपराज्यपाल को पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से उन्होंने मंत्री आतिशी को अधिकृत किया है कि वो 15 अगस्त को झंडा फहराएंगी, लेकिन वो पत्र
एलजी तक नहीं पहुंच पाया। अब तिहाड़ जेल ने एक लेटर जारी करके तमाम नियमों का हवाला दिया है और ये कहा है कि आपके द्वारा लिखा गया पत्र एलजी को नहीं भेजा गया और आपने जो जेल के नियम है उसके मुताबिक गलत किया है। अगर भविष्य में आपने ऐसा किया तो आपकी सुविधाएं खत्म कर दी जाएंगी। हालांकि अभी कुछ देर पहले ही दिल्ली के मंत्री गोपाल राय जेल में मुख्यमंत्री केजरीवाल से मिले और केजरीवाल ने ये कहा कि 15 अगस्त को झंडा मंत्री आतिशी ही फहराएंगे। महकमा जीएडी को यानी गैट को ये आदेशित किया है कि इसको लेकर के वो तैयारी रखें। हालांकि अब तिहाड़ जेल का पत्र आने के बाद ये साफ हो गया है कि केवल जो विचाराधीन कैदी हैं वो अपने संपर्कियों अपने घर वालों को ही लेटर लिख सकते हैं और किसी को भी नहीं। यानी एलजी को पत्र को जरूर लिखा गया लेकिन उन तक नहीं पहुंच पाया। अब ये देखना होगा कि 15 अगस्त को दिल्ली में झंडा कौन फहराता है। कैमरा पर्सन मनु के साथ राकेश, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। इंदौर में एक पुलिस कांस्टेबल द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। महेश गामड़ नाम का सिपाही इंदौर के सदर बाजार थाने में पदस्थ था और गांधीनगर इलाके में वह रहता था। जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ दिन पहले ही उसने नया मकान बनाया था जिसमें वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ हंसी खुशी रह रहा था। लेकिन अचानक पिछले कुछ दिनों से वह डिप्रेशन में चला गया और ड्यूटी पर भी जाना उसने बंद कर दिया। सूत्रों की माने तो वो किसी अधिकारी से प्रताड़ित बताया जा रहा था जिसके चलते उसने यह कदम उठाया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा, लेकिन यदि अधिकारी की प्रताड़ना वाली बात है तो शायद वो जांच में आ भी पाए या नहीं, कहा नहीं जा सकता। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। दिल्ली आबकारी नीति मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई को तैयार हो गया है। अरविंद केजरीवाल की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सीजेआई के समक्ष मेंशनिंग की और कहा कि इस मामले में जल्द सुनवाई की जाए। सीजेआई ने कहा कि आप मेल भेजिए, हम देखते हैं कि कब इस मामले को सूचीबद्ध किया जाए, जिसे उम्मीद की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल की याचिका पर जल्द सुनवाई कर सकता है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी और रिमांड और साथ ही जमानत की मांग की है। उन्होंने कहा है कि सीबीआई की गिरफ्तारी और रिमांड असंवैधानिक है, कानून सम्मत नहीं है, लिहाजा इस मामले में उन्हें जमानत दी जाए। आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे रखा है। अब देखना होगा केजरीवाल को से दायर इन याचिकाओं पर जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा तो क्या कुछ आदेश देता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन दिलीप कुमार के साथ गोपाल कृष्ण। 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर के नीतीश कुमार लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं। एक तरफ जहां हर रोज कहा जाए तो उनके जो तमाम मंत्री हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि सरकार ने कौन सा काम किया है और किस काम को कैबिनेट के द्वारा स्वीकृति मिली है। उसी कड़ी में आज अल्पसंख्यक विभाग के जो मंत्री हैं जमा खान, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए कौन सा काम किया है और कौन से काम को स्वीकृति मिली है कैबिनेट के द्वारा। हालांकि बता दें कि कैबिनेट 2024 लोकसभा चुनाव समाप्त होते ही अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय की कैबिनेट से स्वीकृति मिली थी, उसकी जानकारी भी आज जमा खान ने दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। और उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सचिव भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि सरकार किस तरह से अल्पसंख्यकों के लिए काम कर रही है। इसी दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव और उनका परिवार, लालू प्रसाद और उनका परिवार जो है अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को ठगने का काम किया है आज तक। वो एक प्राइवेट कंपनी चलाते हैं, वो जनता के लिए काम नहीं करते हैं।
अब देखने वाली बात है कि नीतीश कुमार जिस तरह से अपनी योजनाओं को, अपने काम को मंत्रियों के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहते हैं कि सरकार क्या काम कर रही है और क्या करने वाली है। अब 2025 के विधानसभा चुनाव में इनका ये रणनीति काम आता है कि नहीं। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति। सरकार द्वारा लाडली बहना योजना की पहली किस्त देने की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, विपक्ष के नेता सरकार के इस योजना के ऊपर न केवल सवाल खड़े कर रहे हैं बल्कि कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा रहे हैं ताकि इस योजना को रोका जा सके। विपक्ष को डर है कि सरकार इस योजना के जरिए कहीं न कहीं महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है। शायद यही वजह है कि विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष विधानसभा विजय वडेट्टीवार ने कई सारे आरोप सरकार के ऊपर लगाए हैं, साथ ही साथ इस योजना को लेकर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया कि ये योजना महिलाओं को उसके आत्मसम्मान के लिए बनाई गई है और अगर महिलाओं को पैसा दिया जाता है तो आखिर विपक्ष को इसमें क्या राजनीति नजर आती है। यानी साफ है कि सरकार और विपक्ष इस योजना को लेकर आमने सामने है। सरकार को ये ट्रम्प कार्ड लगता है तो वहीं विपक्ष को लगता है कि इससे उन्हें सत्ता में लौटने में दिक्कत होगी और सरकार कहीं न कहीं इसे भुनाने में कामयाब हो सकती है। शायद यही वजह है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस योजना को लेकर आमने सामने नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट बालकिस के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई। शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के दिल्ली दौरे को लेकर अब सरकार में बैठी तीनों ही पार्टियों के प्रमुख नेता सवाल खड़े करने लगे हैं। पहले उद्धव ठाकरे पर सवाल खड़ा किया गया और आरोप लगाया गया कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद के लिए कांग्रेस नेताओं के पास गए थे और वहां पर उन्हें मुख्यमंत्री पद का आश्वासन नहीं मिला, जिसके बाद वो वापस मुंबई लौट आए। तो अब शिंदे ग्रुप के नेता और प्रवक्ता संजय निरुपम ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि एक क्रिमिनल बैकग्राउंड के बिजनेसमैन गुप्ता बंधुओं से संजय राउत के आधिकारिक आवास पर उद्धव ठाकरे ने मुलाकात की और इस मुलाकात के पीछे आखिर वजह क्या है। क्या दक्षिण अफ्रीका में उद्धव ठाकरे कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे थे क्या, और ऐसा नहीं है तो क्या उनसे चंदा मांगने गए थे क्या। साथ ही साथ उन्होंने आरोप लगाया कि देहरादून में साहनी की आत्महत्या के पीछे भी क्या ठाकरे का ही हाथ है क्या। इस तरीके के सवालों को उन्होंने बार बार उद्धव ठाकरे और उनकी शिवसेना के सामने रखा। हालांकि यूबीटी की तरफ से अब तक इस पूरे मामले में कोई भी रिप्लाई नहीं आया है, लेकिन आने वाले समय में शिवसेना शिंदे ग्रुप इस मुद्दे को लेकर जरूर लोगों के बीच में जाएगी। इसलिए आज नहीं तो कल निश्चित तौर पर इस मुद्दे में कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे के ग्रुप को जवाब देना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट बालकिस के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ में जिस तरीके से दरिंदगी हुई है, रेप करने के बाद बच्ची को मौत के घाट उतार दिया जाता है। अब इस पूरे मामले को लेकर देश भर के अलग अलग हिस्सों में डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं और बच्ची को इंसाफ दिलाने की गुहार भी लगा रहे हैं। इसी कड़ी में मार्ट की तरफ से मुंबई के अस्पताल में भी हड़ताल की घोषणा की गई है। कल से जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर जाएंगे और जिस तरीके से यह घटना हुई है उसको लेकर निंदा भी की जा रही है। इस समय हम जेजे अस्पताल के बाहर मौजूद है। आज शाम को 6 बजे इसी अस्पताल के जो डॉक्टर हैं, रेजिडेंट डॉक्टर हैं, वो कैंडल मार्च निकालने वाले हैं और बच्ची को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके साथ ही साथ कल 9 बजे वो हड़ताल पर बैठेंगे और लगातार जिस तरीके से डॉक्टरों के साथ में ऐसी दरिंदगी की जा रही है उनको
उनको सुरक्षा प्रदान करने की भी डॉक्टर्स की तरफ से मांग की जा रही है। हालांकि जो ओपीडी सेवाएं हैं वो शुरू रहेंगी और इसके साथ ही साथ कुछ जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो शुरू रहेंगी, लेकिन लैब और इलेक्टिव जो सर्जरी है वो बंद रहेगा। अब ऐसे में ये देखना होगा कि जिस तरीके से बच्ची के साथ में बड़ा ये घटना हुआ है, इसको लेकर सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाया जाता है। कैमरामैन घनश्याम के साथ में अंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस।